हेलो एंड वेलकम बैक। तो आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम रेनन मार्टिन के बुक 2 के अंदर हम चैप्टर 3 पढ़ेंगे और चैप्टर 3 हमारा किस चीज़ से रिलेटेड है? क्लाउज से रिलेटेड है। तो क्लाउज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है इंग्लिश ग्रामर का, जहाँ तक सेंटेंस स्ट्रक्चर की हम बात करें तो बुक 2 में हम बेसिकली सेंटेंस को एनालाइज करना ही सीख रहे हैं और बहुत सारे लोगों को क्लाउजेस से रिलेटेड बहुत सारे कन्फ्यूजन्स होते हैं। सबसे पहले तो बच्चे समझ ही नहीं पाते हैं कि क्लाउज होते क्या है, क्लाउज होते क्या हैं और क्लाउज कितने टाइप्स के होते हैं। और अगर बहुत बार देखिए स्कूल में भी आप लोग क्लाउज पढ़ते हैं या स्कूल के टाइम में भी आपने क्लाउजेस पढ़ा, लेकिन जब आपसे पूछा जाता है कि इन सेंटेंसेस में अगर कोई भी सेंटेंसेस है तो उसके अंदर नाउन क्लाउज कौन सा है, एडजेक्टिव क्लाउज कौन सा है, एडवर्ब क्लाउज कौन सा है, ठीक है। तो मैं आपको बिल्कुल सिंप्लीफाई करके समझाऊंगा, चीज़ों को जितना सिंपल तरीके से मैं समझा सकता हूं। हमारा मेन फोकस होता है कंसेप्ट को समझाने पे, ठीक है। तो मैं आपको समझाऊंगा कि क्लाउज होता क्या है, मैं अपने तरीके से बताऊंगा, एकदम से किताबी भाषा में नहीं, सिंपल भाषा में समझाऊंगा। आप एक बार में ही जान जाएंगे कि क्लाउज होता क्या है। साथ ही साथ क्लाउज कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं, एडवर्ब क्लाउज, एडजेक्टिव क्लाउज और नाउन क्लाउज। तो देखो, एडवर्ब, एडजेक्टिव, नाउन, आप लोग को पता है कि एडवर्ब हम किसे कहते हैं, एडजेक्टिव किसे कहते हैं, नाउन किसे कहते हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो चीज है ना, कि अगर एक क्लाउज के बारे में बात करें तो हम पहचान नहीं पाते कि कौन सा एडवर्ब क्लाउज है, कौन सा एडजेक्टिव क्लाउज है, कौन सा नाउन क्लाउज है। मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा पहचानने का। इस ट्रिक से कभी भी आपका गलत नहीं होगा, आप सभी क्लाउजेस को आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन कौन सा टाइप के क्लाउज है, ठीक है। चलिए, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम लोग, है ना। फिर वीडियो बड़ा हो जाने पे आप लोग कंप्लेन करते हैं कि वीडियो बड़ा हो गया सर, ठीक है। क्योंकि आप लोग समझने से मतलब नहीं रखते हैं, आप लोग बस देखते हैं वीडियो छोटा है कि नहीं है, ठीक है। समझाने में थोड़ा टाइम लगता है बाबू। तो चलिए, हम हालांकि बुक 1 भी जब हम लोग पढ़े थे तो बुक 1 में भी क्लाउज का थोड़ा सा रेफरेंस था, लेकिन आज के वीडियो में हम लोग क्लाउज को थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिव वे में पढ़ेंगे। अब देखिए, यहां पर हमने एक सेंटेंस लिखा, ठीक है। यहां पर हमने एक सेंटेंस लिखा। अब देखो सेंटेंस क्या है। सेंटेंस है आई वी नो। अब देखो, सेंटेंस में हमें पता है, हम इस चीज को, इस बात को कई बार रिपीट कर चुके हैं कि हम सेंटेंस किसको कहते हैं? सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें कम से कम 2 चीज होना चाहिए, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होना चाहिए। प्रेडिकेट का इसेंशियल पार्ट कौन होता है? वर्ब होता है। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब, सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब अगर होगा तो वो सेंटेंस होगा। तो यहां देखो, ये वी जो है ना, वी सब्जेक्ट है और नो क्या है? ये वर्ब है। और कैसा वर्ब है? फाइनाइट वर्ब है। अच्छा, बहुत बार लोग नहीं समझ पाते हैं कि फाइनाइट वर्ब हम किसे कहते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं। कभी कभी जब आप क्लाउज का डेफिनेशन देखोगे तो उसमें बताया जाता है कि क्लाउज इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस जिसका अपना सब्जेक्ट और अपना प्रेडिकेट होता है। और कभी कभी कुछ लोग ऐसे डिफाइन करते हैं कि क्लाउज इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस जिसका अपना सब्जेक्ट और अपना एक फाइनाइट वर्ब होता है, जिसमें एक सब्जेक्ट होता है, एक फाइनाइट वर्ब होता है। तो बहुत सारे बच्चे समझ नहीं पाते कि फाइनाइट वर्ब हम किसको कहते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको फाइनाइट वर्ब समझा देता हूं। देखो, सिंपल सा मतलब देखो क्या है। फाइनाइट वर्ब हम कहते किसको है? देखिएगा, आपने देखा होगा कि जब भी किसी सेंटेंस का जो वर्ब होता है, जो मेन वर्ब होता है ना सेंटेंस का, सब्जेक्ट को चेंज करने से, अगर सब्जेक्ट का नंबर चेंज होता है तो वर्ब का फॉर्म भी चेंज हो जाता है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होता है, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होता है। और कभी कभी टेंस के बदल जाने से भी क्या होता है, कभी कभी टेंस के भी बदल जाने से वर्ब का फॉर्म चेंज हो जाता है। तो सिंपल सा देखो मतलब ये है, जो भी वर्ब सब्जेक्ट के नंबर बदल जाने से अपना फॉर्म चेंज कर लेता हो या फिर टेंस के चेंज होने से अपना फॉर्म चेंज कर लेता हो, वैसे वर्ब को हम क्या कहते हैं? फाइनाइट वर्ब्स कहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे वर्ब्स भी होते हैं कि सेंटेंस में जो कि सब्जेक्ट के बदलने से या टेंस के बदलने से उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, वो चेंज नहीं होता है, वो एज इट इज रहता है। जैसे एग्जाम्पल से समझो, देखो एग्जाम्पल में जैसे हमने लिखा कि दे दे वांट दे वांट टू प्ले, दे वांट टू प्ले। अब देखो, इस सेंटेंस में कितने वर्ब है? देखो, दे तो सब्जेक्ट है, इसमें 2 वर्ब है, एक तो वांट वर्ब है और एक टू प्ले वर्ब है। इस सेंटेंस में 2 वर्ब है। एक काम करते हैं, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट चेंज करके हम देखते हैं। तो सब्जेक्ट देखो, दे एक प्लूरल सब्जेक्ट है, यहां पर हम ही लगा देते हैं, ठीक है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट लगा देते हैं। तो ये जो वांट है ना, ये वांट वांट्स हो जाएगा, ये वांट वांट्स हो जाएगा।
लेकिन मुझे बताना सब्जेक्ट चेंज होने से क्या टू प्ले चेंज होगा, क्या इस वर्ब पे कोई प्रभाव पड़ेगा? तो इस पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यहां पर ही सब्जेक्ट है, वांट्स हमारा वर्ब है और टू प्ले भी वर्ब है। अब आपने देखा अभी सेंटेंस में सब्जेक्ट हमारा कैसा सब्जेक्ट है? प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसलिए जो वर्ब है ना ये वांट है, ठीक है। लेकिन जैसे ही प्लूरल से हम इसे सिंगुलर सब्जेक्ट में चेंज कर दिए, यानी सब्जेक्ट का नंबर जब चेंज हो रहा है, तो ये जो वांट है ना, ये वांट अब वांट्स हो गया। देखो वांट में अब एस लग चुका है, मतलब ये सिंगुलर फॉर्म में हो गया। बात समझ में आ रही है? लेकिन किसी भी स्थिति में आपने देखा सब्जेक्ट को चेंज करने से वांट वांट्स हो गया, लेकिन टू प्ले चेंज हुआ क्या? टू प्ले चेंज नहीं हुआ। तो जो वर्ब सब्जेक्ट के चेंज होने से चेंज नहीं होता है, ठीक है, उसको नॉन फाइनाइट वर्ब बोलते हैं। और जो अपना फॉर्म को चेंज कर लेता है वो फाइनाइट वर्ब होता है। तो देखो यहां पर हम वांट के नीचे लिख देते हैं फाइनाइट, और टू प्ले कैसा वर्ब है? ये नॉन फाइनाइट, ये नॉन फाइनाइट। बात समझ में आ रही है? अच्छा, यहां पर हमने सब्जेक्ट को चेंज करके देखा, अब हम लोग टेंस को भी चेंज करके देख लेते हैं। ये दोनों सेंटेंस प्रेजेंट में, अगर हम इसको पास्ट में करेंगे तो पास्ट में क्या होगा? देखिएगा यहां पर इस सेंटेंस में अभी हमने सब्जेक्ट को चेंज करके देखा कि सब्जेक्ट को चेंज करने से कौन सा वर्ब अपना फॉर्म चेंज करता है। अब टेंस को भी चेंज करके देख लेते हैं। जैसे हमने लिखा ही, पास्ट के लिए हमें वर्ब का सेकंड फॉर्म चाहिए होता है, तो जैसे हमने पास्ट में बताने का कोशिश किया इस बात को, तो वांट क्या हो गया? वांटेड हो गया। वांट क्या हो गया? वांटेड हो जाएगा, ठीक है। ही वांटेड टू प्ले। अब एक बात मुझे बताना, लो जी यहां पर टेंस भी हमने चेंज कर लिया। यहां देखो सब्जेक्ट तो चेंज हमने किया ही, ठीक है, हमने टेंस भी चेंज कर लिया। टेंस देखो ये क्या हो गया? वांट वर्ब का सेकंड फॉर्म हो गया। सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं पास्ट बताने के लिए, तो देखो ये पास्ट हो गया। अब मुझे ये बताना कि टेंस को चेंज करने से वांट जो है ना वांटेड हो गया, लेकिन टू प्ले में कोई प्रभाव पड़ा क्या? टू प्ले में कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो जिसमें प्रभाव पड़ रहा है वो फाइनाइट वर्ब, जिसमें प्रभाव पड़ रहा है वो फाइनाइट वर्ब, और जिसमें प्रभाव नहीं पड़ रहा है वो नॉन फाइनाइट वर्ब। बात समझ में आ रही है? तो अब इन एग्जाम्पल से आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा कि हम फाइनाइट वर्ब किसको बोलते हैं और नॉन फाइनाइट वर्ब किसको बोलते हैं। सबसे पहले ये चीज आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। चलिए, लेकिन आप लोग जितने लोग जुड़े हुए हैं ना उतने लाइक्स नहीं है, मतलब ये कंजूसी क्यों बताइए? जितने लोग जुड़े हुए हैं उतने लाइक्स नहीं हैं, ठीक है। अब फाइनाइट वर्ब आपको समझ में आ गया। चलो नहीं समझ में आया तो एक एग्जांपल मैं और ले लेता हूं। देखो जैसे हमने लिखा यहां पर, हमने लिखा दे आर रीडिंग, वही लोग पढ़ रहे हैं। अब देखो हमने यहां पर दे के जगह पे हमने सब्जेक्ट ही लिख दिया, तो जो आर है ना ये इज बन जाएगा, लेकिन रीडिंग चेंज हुआ क्या? रीडिंग चेंज नहीं हुआ, ठीक है। उसके बाद हमने यहां पर हम टेंस को चेंज कर लेते हैं, तो टेंस को चेंज करेंगे तो जो इज है ना ये वाज हो जाएगा, लेकिन रीडिंग चेंज हुआ क्या? नहीं चेंज हुआ। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं? यहां पर हम देख रहे हैं कि ये तीनों ही सेंटेंस में सेम ही सेंटेंस है, बट बस यहां पर सब्जेक्ट हमने चेंज किया। देखो सब्जेक्ट हमने चेंज किया तो ये जो आर था ना ये इज बन गया, ठीक है, लेकिन रीडिंग अभी भी वैसा ही है, रीडिंग अभी भी वैसा ही है। अब देखो यहां पर हमने सेंटेंस को पास्ट में कर दिया, तो पास्ट में करने से जो आर या इज था ना वो वाज में चेंज हो गया, लेकिन रीडिंग चेंज हुआ क्या? नहीं। तो आर इज या वाज कैसा वर्ब है? ये फाइनाइट वर्ब है। और रीडिंग कैसा वर्ब है? रीडिंग है नॉन फाइनाइट वर्ब, रीडिंग नॉन फाइनाइट वर्ब है। अब देखो ये एग्जांपल से भी समझ में आपको नहीं आया ना कि फाइनाइट वर्ब हम किसको बोलते हैं, तो फिर आपको पढ़ने का कोई हक नहीं है, आप पढ़ाई छोड़ दीजिए आप, ठीक है। समझ में आ गया? चलिए बहुत बढ़िया। तो फाइनाइट वर्ब अब मैं समझा चुका हूं। अब चलिए वापस से हम अपने क्लाउज वाले बात पे आते हैं। देखो तो यहां पर सेंटेंस में, किसी भी सेंटेंस में क्या होता है? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है। और हम ऐसे भी कह सकते हैं किसी भी सेंटेंस को कम से कम दो चीज चाहिए, एक तो सब्जेक्ट चाहिए और एक क्या चाहिए? फाइनाइट वर्ब चाहिए। कैसा वर्ब चाहिए? फाइनाइट वर्ब चाहिए। एफवी का मतलब फाइनाइट वर्ब। तो ये किसी सेंटेंस के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट है कि सब्जेक्ट होना चाहिए और फाइनाइट वर्ब होना चाहिए, उस सब्जेक्ट का फाइनाइट वर्ब होना चाहिए, बस। तो ये सेंटेंस का एग्जांपल, और जिसका अपना एक मीनिंग होना चाहिए, कंप्लीट मीनिंग होना चाहिए। वी नो, हम लोग जानते हैं, वी नो हम लोग जानते हैं, ये एक सेंटेंस है, ठीक है। चलिए जी एक सेंटेंस और लिखते हैं हम लोग यहां पर। अगला सेंटेंस देखो क्या है? यू आर राइट। अब यहां पर भी देखो ये भी एक सेंटेंस है, ये सब्जेक्ट है और आर इसका फाइनाइट वर्ब है। यहां पर ये दो सेंटेंस है, ठीक है।
ये दो सेंटेंस, दो अलग अलग सेंटेंस हैं। अब हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग इन दोनों सेंटेंस को मिला करके एक कर देंगे। अब ये दोनों ही सेंटेंसेस को हम अलग अलग ना लिख करके एक ही सेंटेंस बना देंगे इसको। तो जब एक ही सेंटेंस बना देंगे तो ये क्या बन जाएगा, वी नो दैट यू आर राइट। अब देखो ये कंप्लीट एक सेंटेंस है, ये कंप्लीट एक सेंटेंस है, हाँ कि ना, ये कंप्लीट एक सेंटेंस है। अब देखो ध्यान देना, मेरे हिसाब से मेरे डेफिनेशन, देखो मेरा डेफिनेशन क्या है, क्लाउज को डिफाइन करने का मेरा डेफिनेशन क्या है। किताबों में आपको लगभग एक जैसे डेफिनेशन मिलेंगे या कहीं कहीं थोड़ा सा अलग मिलेंगे, लेकिन होता है इक्विवेलेंट ही है। मेरा डेफिनेशन क्या है क्लाउज के बारे में, मेरा डेफिनेशन है कि अ क्लाउज इज अ सेंटेंस, अ क्लाउज इज अ सेंटेंस इनसाइड अ लार्जर सेंटेंस या फिर अ लॉन्गर सेंटेंस। तो एक बड़े से सेंटेंस के अंदर जो सेंटेंस होता है उसे हम क्लाउज कहते हैं। फिर से सुनिएगा, ठीक है। क्लाउज भी अपने आप में सेंटेंस ही होता है, लेकिन सेंटेंस का पार्ट होता है। यानी कि किसी सेंटेंस के अंदर, किसी बड़ा सा सेंटेंस के अंदर जो सेंटेंस पाया जाता है उसे हम क्लाउज कहते हैं। देखो ये जो है ना, ये पूरा के पूरा सेंटेंस है, ठीक है, ये पूरा के पूरा एक सेंटेंस है। देखो मैं लिख देता हूं कि ये पूरा के पूरा एक सेंटेंस है, ये सेंटेंस है, ठीक है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो इस सेंटेंस के अंदर भी आपको दो सेंटेंस मिलेगा, इस सेंटेंस के अंदर भी आपको दो सेंटेंस मिलेगा। एक तो सेंटेंस आपको मिल गया वी नो, और एक सेंटेंस मिल गया दैट यू आर राइट। अब देखो सेंटेंस के अंदर भी सेंटेंस है, सेंटेंस के अंदर एक सेंटेंस ये हो गया और इसी सेंटेंस के अंदर दूसरा सेंटेंस ये हो गया, ठीक है। बात समझ में आ रही है ना। तो सेंटेंस के अंदर जो सेंटेंस होता है ना उसी को हम क्लाउज कहते हैं। तो एक तो ये क्लाउज हो गया और एक क्लाउज ये हो गया, एक क्लाउज ये हो गया, एक क्लाउज ये हो गया। देखो दो क्लाउज हो गए। ये पूरा के पूरा सेंटेंस है, लेकिन सेंटेंस के अंदर जो सेंटेंस है ना ये क्लाउज है। सेंटेंस के अंदर जो सेंटेंस है ये क्या है, ये क्लाउज है, ठीक है। अब देखो ये बुक 1 में मैंने बताया था कि सेंटेंस के अंदर जो सेंटेंस होता है वो क्लाउज होता है, और क्लाउज में भी दो टाइप का क्लाउज होता है। एक होता है आपका मेन क्लाउज और एक होता है सबऑर्डिनेट क्लाउज। मेन क्लाउज को हम इंडिपेंडेंट क्लाउज भी कहते हैं और सबऑर्डिनेट को हम डिपेंडेंट क्लाउज भी कहते हैं। थोड़ा सा फिर से मैं समझा देता हूं डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। देखो सेंटेंस के अंदर जो सेंटेंस रहेगा और वो किसी भी कंजंक्शन से स्टार्ट नहीं होगा तो उसको हम मेन क्लाउज कहेंगे या प्रिंसिपल क्लाउज कहेंगे या इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र क्लाउज कहेंगे, जो कि अपना मीनिंग देने के लिए किसी दूसरे क्लाउज पर डिपेंड नहीं करता है। तो देखो सेंटेंस के अंदर जो ये वाला सेंटेंस है, सेंटेंस के अंदर जो ये वाला सेंटेंस है कि वी नो, देखो ये कोई भी कंजंक्शन से स्टार्ट नहीं हुआ है। कंजंक्शन किसको बोलते हैं, जो दो वर्ड को, दो सेंटेंसेस, दो क्लाउजेस को आपस में जोड़ने का काम करता है। तो ये जो है ना वी नो, ये क्लाउज तो है लेकिन ये कोई कंजंक्शन से स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको मेन क्लाउज बोलेंगे। इसको कैसा क्लाउज बोलेंगे हम, इसको मेन क्लाउज बोलेंगे। ये मेन क्लाउज है। और देखो जो दूसरा सेंटेंस है ना, सेंटेंस के अंदर दैट यू आर राइट, ये देखो दैट से शुरू हो रहा है, यानी ये कंजंक्शन से शुरू हो रहा है। जो कंजंक्शन से शुरू होता है वो वाले क्लाउज जो होता है ना वो मेन क्लाउज पर डिपेंड करता है अपने मीनिंग को पूरा करने के लिए। तो जो कंजंक्शन, देखो सिंपल सा ट्रिक क्या है, जो क्लाउज कंजंक्शन से स्टार्ट होगा उसे हम सबऑर्डिनेट क्लाउज कहते हैं या डिपेंडेंट क्लाउज कहते हैं। तो इसको हम क्या कह देंगे, इसको हम सबऑर्डिनेट लिख देते हैं यहां पर, सबऑर्डिनेट क्लाउज। बात समझ में आ रही है। तो सेंटेंस के अंदर जो सेंटेंस होगा वो क्या होगा, क्लाउज होगा। बात समझ में आ रही है। अब क्यों ऐसा हो रहा है सेंटेंस के अंदर सेंटेंस, भाई सेंटेंस के अंदर सेंटेंस कहां से है, तो हमने क्या बोला, सेंटेंस में कम से कम दो चीज चाहिए, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, या फिर ऐसे समझिए सब्जेक्ट और उसका फाइनाइट वर्ब। देखो सेंटेंस के अंदर सेंटेंस है कि नहीं है, देखो ये सब्जेक्ट है और ये इसका फाइनाइट वर्ब है। यहां भी देखो ये सब्जेक्ट है और ये इसका फाइनाइट वर्ब है। तो भैया ये अपने आप में पूरा तो कंप्लीट सेंटेंस है ही, लेकिन इसके अंदर भी देखो, इसके अंदर भी दो सब्जेक्ट दो फाइनाइट वर्ब। तो इतना जान लीजिएगा किसी भी सेंटेंस के अंदर, किसी भी सेंटेंस के अंदर अगर एक ही सब्जेक्ट और एक ही फाइनाइट वर्ब है तो वो क्लाउज नहीं है, वो केवल सेंटेंस है। और किसी सेंटेंस के अंदर आपको एक से ज्यादा सब्जेक्ट और एक से ज्यादा फाइनाइट वर्ब मिल जाता है
तो समझ लीजिएगा कि उसके अंदर जो एक से ज्यादा सब्जेक्ट और एक से ज्यादा फाइनाइट वर्ब मिल रहा है वो क्लाउजेस के श्रेणी में आएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो किसी भी सेंटेंस में जितना सब्जेक्ट जितना प्रेडिकेट, यानी कि जितना सब्जेक्ट जितना फाइनाइट वर्ब उतने क्लाउजेस। अब इसमें देखो 2 सब्जेक्ट और 2 फाइनाइट वर्ब आए, तो इसका मतलब इस सेंटेंस के अंदर 2 क्लाउज है। समझ में आया बात? ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो सिंपल सा डेफिनेशन क्या है, जो यूजुअल डेफिनेशन होता है इसका क्लाउज के बारे में। ठीक है, क्लाउज क्या है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ सेंटेंस। क्लाउज अपने आप में क्या होता है? क्लाउज भी अपने आप में ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो सेंटेंस का एक पार्ट होता है, सेंटेंस का एक हिस्सा होता है, सेंटेंस को कंप्लीट करने का काम करता है। ठीक है, दैट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ सेंटेंस एंड हैज अ सब्जेक्ट, और जिसका अपना सब्जेक्ट होना चाहिए और अपना प्रेडिकेट होना चाहिए। वही बात है, जिसका अपना सब्जेक्ट और अपना फाइनाइट वर्ब होना चाहिए। ऑफ इट्स ऑन, इसका खुद का होना चाहिए, इसका खुद का सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होना चाहिए। ठीक है, इज कॉल्ड अ क्लाउज, जिसे हम क्लाउज कहते हैं। ठीक है, ये तो बुक वाले डेफिनेशन हो गया। मेरा डेफिनेशन क्या है? सेंटेंस के अंदर जो सेंटेंस है वो क्लाउज है, सेंटेंस के अंदर जो सेंटेंस है वो क्लाउज है, बस इतना ही। ठीक है, अब चलिए टाइप्स ऑफ क्लाउज के बारे में बात करते हैं। टाइप्स ऑफ क्लाउज के बारे में बात करते हैं। तो टाइप्स ऑफ क्लाउज में पहला क्या आता है? एडवर्ब क्लाउज आता है। देखो, एडवर्ब क्लाउज को जानने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि एडवर्ब का काम क्या होता है। भाई एडवर्ब का काम क्या होता है? एडवर्ब का काम होता है मॉडिफाई करना। किसको मॉडिफाई करना? वर्ब को मॉडिफाई करना। जनरली वर्ब को ही मॉडिफाई करता है, बट एडवर्ब वर्ब को मॉडिफाई करने के अलावा एक एडवर्ब एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई कर सकता है, और एक एडवर्ब खुद को भी मॉडिफाई कर सकता है। एडवर्ब एडवर्ब को भी मॉडिफाई कर सकता है। बात समझ में आ रही है? ये चीज तो मैंने बुक 1 में पढ़ाया आप लोगों को, और आप लोगों को भी पता होगा। जैसे देखो, ध्यान देना, हाँ, जैसे देखो, ही वेंट, ही वेंट फास्ट, ही वेंट फास्ट। वह गया, वह कैसे गया? तेजी से गया। तो ये फास्ट किसको मॉडिफाई किया? ये वेंट को मॉडिफाई किया, ये वेंट को मॉडिफाई किया। वेंट क्या है? वर्ब है, ये वर्ब है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? उसके बाद देखो, और मैं सेंटेंस लिखता हूं, ही वेंट देयर, ही वेंट देयर, ही वेंट देयर। अब देखो देयर यहां पर है, देयर किसको मॉडिफाई किया? फिर से वेंट को किया। ये वेंट क्या है? ये वर्ब है, ये वर्ब है। एक सेंटेंस और मैं लिखता हूं, ही वेंट यस्टरडे, ही वेंट यस्टरडे। भाई यस्टरडे किसको मॉडिफाई किया? यस्टरडे वेंट को मॉडिफाई किया। वेंट क्या है? वर्ब है। तो इससे क्या पता चल रहा है? इससे पता चल रहा है ना कि फास्ट, देयर और यस्टरडे, ये तीनों जो है ना, ये वर्ब वेंट को मॉडिफाई कर रहा है, उसके मीनिंग में कुछ नया इंफॉर्मेशन जोड़ रहा है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जोड़ रहा है। तो ये सब क्या है? फास्ट क्या है? एडवर्ब है। जो भी वर्ब को मॉडिफाई करे वो क्या कहलाता है? एडवर्ब कहलाता है। तो ये एडवर्ब है। ठीक है, अब कभी कभी होता है ना कि बच्चे मतलब पहचान नहीं पाते हैं एडवर्ब। सिंपल सेंटेंस दो तो समझ जाएगा, लेकिन बड़े बड़े सेंटेंस में नहीं पहचान पाते कि एडवर्ब कौन है। तो मैं इसका भी ट्रिक बताता हूं। एडवर्ब पहचानने के लिए बस आपको 3-4 क्वेश्चन वर्ड का यूज करना, फिर कितना भी बड़ा सेंटेंस क्यों ना हो आप पहचान लोगे कि इसमें एडवर्ब कौन है। ठीक है, अभी देखो, ये जो फास्ट है ना, ये किसका जवाब दे रहा है? ये कैसे का जवाब दे रहा है, ये हाउ का जवाब दे रहा है। वह गया, वह कैसे गया? तेजी से गया। तो ये क्या हो गया? ये कैसे का जवाब दिया। ठीक है, अच्छा, वह गया, वह कहां गया? वह वहां गया। तो इसमें किससे क्वेश्चन हमें करना पड़ रहा है? वेयर से करना पड़ रहा है, वेयर से करना पड़ रहा है। बात समझ में आ रही है? अच्छा, वह गया, वह कब गया? वह कल गया। तो ये किससे क्वेश्चन हम कर रहे हैं? वेन से क्वेश्चन कर रहे हैं, ये वेन से क्वेश्चन कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो उसी तरीके से अगर किसी भी सेंटेंस में एडवर्ब पता करना हो तो देखो ध्यान देना, एडवर्ब पता करने के लिए या जो भी वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड या क्लाउजेस, मतलब कोई भी वर्ड या फ्रेज, कोई भी वर्ड, देखो कोई भी अगर कोई भी चीज अगर किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच के रूप में फंक्शन करता है ना,
तो वो चीज या तो एक सिंगल वर्ड का हो सकता है या एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स का हो सकता है। सिंगल वर्ड का होगा तो केवल वर्ड कहेंगे, ग्रुप ऑफ वर्ड्स का होगा तो उसे हम फ्रेज भी कह सकते हैं और क्लाउज भी कह सकते हैं। तो एडवर्ब का फंक्शन अगर कर रहा है तो वो एक वर्ड भी कर सकता है, एक फ्रेज भी कर सकता है और एक क्लाउज भी कर सकता है, ठीक है। तो हम बस जानते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि वो एडवर्ब है कि नहीं है। तो इसके लिए देखो क्या ट्रिक है। कोई भी किसी भी चीज से अगर हमें हाउ का जवाब मिले, हाउ का जवाब मिले, या हमें वेयर का जवाब मिले, या फिर हमें व्हेन का जवाब मिले, या फिर हमें वाई का जवाब मिले, बस, ठीक है। तो ध्यान देना, अगर आपको किसी भी वर्ड से, किसी भी फ्रेज से या किसी भी क्लाउज से, फिर से सुनिएगा, अगर आपको किसी भी वर्ड से, किसी भी फ्रेज से या किसी भी क्लाउज से आपको किसका मीनिंग मिले, हाउ का मीनिंग मिले, वेयर का मीनिंग मिले, या व्हेन का मीनिंग मिले, या वाई का मीनिंग मिले। हाउ क्या करता है, मैनर बताता है, मैनर या मेथड, तरीका बताता है कि काम कैसे हुआ। वेयर क्या बताता है, प्लेस बताता है। व्हेन क्या बताता है, टाइम बताता है। वाई क्या बताता है, रीजन बताता है। तो या तो आप ऐसे क्वेश्चन वर्ड से समझ लो या तो फिर ऐसे समझ लो, जिस भी वर्ड से, जिस भी फ्रेज से या जिस भी क्लाउज से हमें हाउ, वेयर, व्हेन या वाई का रिप्लाई मिले, या फिर मैनर, प्लेस, टाइम या रीजन का रिप्लाई मिले, तो समझ जाइएगा कि क्या है, एडवर्ब है। बस यही ट्रिक है, इसके अलावा दूसरा कोई ट्रिक नहीं है, बस एकमात्र ट्रिक है। और इस ट्रिक से कभी भी गलत नहीं होगा। इसके बाद देखो, क्लाउज पढ़ाने के बाद आप क्लाउज का सारा एक्सरसाइज सॉल्व कर लोगे, मेरा जरूरत भी नहीं पड़ेगा, आप खुद ही कर लोगे, ठीक है। हाँ, समझ में आ गया। तो ये सारा एडवर्ब का पहचान, यही सारा ट्रिक है, देख लो इसको ध्यान से, आप पहचान लोगे कि ये सारा एडवर्ब है, ठीक है। चलिए अभी एग्जाम्पल पे बात करते हैं, ठीक है। देखो अब ध्यान देना, देखो ध्यान देना, एक सेंटेंस है, दे रेस्टेड एट सनसेट। तो वे लोग आराम किए या वे लोग आराम करते थे, ठीक है भाई। कब आराम करते थे, तो एट सनसेट, जब सनसेट हो जाता था, जब सूर्यास्त, ठीक है, हो जाता था तब। तो ये जो एट सनसेट है ना, ये कोई एक सिंगल वर्ड नहीं है। एट सनसेट कोई एक सिंगल वर्ड नहीं, इसमें दो वर्ड है। और कोई भी चीज जब दो हो जाए, एक से ज्यादा हो जाए, उसको हम ग्रुप कहते हैं। तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। अच्छा, फ्रेज और सेंटेंस में क्या फर्क है? फ्रेज भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, सेंटेंस भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। फर्क यही होता है कि सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो होता है, लेकिन उसका अपना सब्जेक्ट होता है और अपना प्रेडिकेट होता है, यानी अपना फाइनाइट वर्ब होता है। लेकिन फ्रेज ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो होता है, लेकिन फ्रेज का कोई सब्जेक्ट और कोई प्रेडिकेट नहीं होता है। तो देखो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ठीक है, और इसका कोई सब्जेक्ट प्रेडिकेट नहीं। मतलब ये एट सनसेट क्या है? ये जो एट सनसेट है ना, ये एक फ्रेज है। ये क्या है? ये एक फ्रेज है। बात समझ में आ रही है? तो इतना तो पता चल गया कि दे सब्जेक्ट है और रेस्टेड वर्ब है, और एट सनसेट एक फ्रेज है। लेकिन आप मुझे एक बात बताओगे, ये जो फ्रेज है ना, ये काम किसका कर रहा है? ये एट सनसेट इस वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, ये रेस्टेड को मॉडिफाई कर रहा है। सर हमें नहीं पता चल रहा है कि वो वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। नहीं पता चल रहा है ना, छोड़िए, आप ट्रिक अपनाइए, ठीक है। आप मुझे बताइए, एट सनसेट किसका जवाब दे रहा है? अच्छा, वे लोग रेस्ट किए या वे लोग रेस्ट करते थे? आप क्वेश्चन करो, वे लोग कब रेस्ट करते थे? कब? तो सूर्यास्त होने पे, एट सनसेट। तो ये जो एट सनसेट है ना, ये किसका जवाब दे रहा है? ये व्हेन का जवाब दे रहा है, यानी ये टाइम बता रहा है। तो जो भी वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड्स या फिर कोई भी क्लाउजेस, अगर वो टाइम का बारे में बात करे, अगर वो व्हेन का रिप्लाई हो, कब का रिप्लाई हो, तो वो एडवर्ब है, ठीक है। तो ये भी व्हेन का रिप्लाई है। तो एट सनसेट, एट सनसेट जो है ना, ये फ्रेज तो है, लेकिन फ्रेज के रूप में काम क्या कर रहा है? ये एडवर्ब का काम कर रहा है। तो ये एडवर्ब फ्रेज है, ये एडवर्ब फ्रेज है, ठीक है, ये एडवर्ब फ्रेज है। बात समझ में आ रही है? ठीक है। क्यों भाई? क्योंकि ये एट सनसेट जो है ना, ये व्हेन का रिप्लाई दे रहा है। व्हेन का मतलब टाइम, जिससे टाइम के बारे में पता चले। तो जिससे भी व्हेन का रिप्लाई मिले या टाइम के बारे में पता चले, सब आंख मूंद करके बोल देना कि ये एडवर्ब है। गलत नहीं होगा। अगर गलत हो गया ना, तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। ऐसे फालतू में रिसर्च नहीं करता हूं मैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए,
दे रेस्टेड, सेम सेंटेंस है, दे रेस्टेड व्हेन इवनिंग केम। फिर से देखो, दे सब्जेक्ट है और रेस्टेड वर्ब है। अच्छा, वे लोग रेस्ट करते थे कब? कब? व्हेन इवनिंग केम। अब देखो, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ये भी अपने आप में ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ये भी अपने आप में ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। लेकिन जरा ध्यान से देखना भाई, फ्रेज भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, लेकिन फ्रेज में अपना कोई सब्जेक्ट या प्रेडिकेट यानी कि फाइनाइट वर्ब नहीं होता है। लेकिन अगर कोई भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है और उसके अंदर सब्जेक्ट भी है और प्रेडिकेट भी है, तो इसका मतलब है कि वो क्लाउज है, क्योंकि सेंटेंस के अंदर सेंटेंस मिल रहा है। ये पूरा का पूरा सेंटेंस तो है ही, लेकिन चलिए पता करते क्या सेंटेंस के अंदर भी दूसरा सेंटेंस मिला क्या। तो देखो, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है और इसमें देखो सब्जेक्ट भी है। देखो सब्जेक्ट क्या, इवनिंग सब्जेक्ट है। जब शाम आती थी तब, जब शाम आता था, देखो यहां पर एक एक्शन हो रहा है, तो एक्शन कौन करेगा भाई? सब्जेक्ट करेगा। और ये वर्ब है, ये कैसा वर्ब है? केम कैसा वर्ब है? फाइनाइट वर्ब है, मतलब प्रेडिकेट है। और इवनिंग क्या है? इवनिंग सब्जेक्ट है। ये तो पूरा का पूरा सेंटेंस है, लेकिन सेंटेंस के अंदर भी एक सेंटेंस मिल रहा है जिसका अपना एक सब्जेक्ट है और अपना एक प्रेडिकेट यानी कि फाइनाइट वर्ब है। बात समझ में आ रही है? और कुल मिलाकर के ये जो पूरा पार्ट है ना, क्या इसको हम क्लाउज कह सकते हैं? क्या हम इसको क्लाउज कह सकते हैं? भाई क्यों कहेंगे क्लाउज? इसलिए क्लाउज कहेंगे ना क्योंकि ये भी अपने आप में सेंटेंस है। व्हेन इवनिंग केम, अरे सेंटेंस के लिए क्या चाहिए हमें? हमें भैया सब्जेक्ट चाहिए और उसका फाइनाइट वर्ब चाहिए, ठीक है, जो उसका एक्शन कर रहा है। बात समझ में आ रही है? देखो इवनिंग क्या है? इवनिंग सब्जेक्ट और केम फाइनाइट वर्ब है। ये तो बात हो गया, मतलब सर ये क्लाउज है, सर ये जो है ना ये क्लाउज है, ठीक। लेकिन अब मुझे बताओ, ठीक है भैया क्लाउज तो है, लेकिन काम क्या कर रहा है? ये इसको रेस्टेड को मॉडिफाई कर रहा है, इस वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। और जो भी वर्ब को मॉडिफाई करता है वो एडवर्ब होता है। सर ऐसे हमको नहीं समझ में आ रहा कि ये मॉडिफाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो भैया ट्रिक अपना लो ना। जब नहीं समझ में आए तो ट्रिक अपना लो। ये पूरा का पूरा जिसको हमने लाल घेरे में ऐसे रखा है, ये किसका रिप्लाई है? कहीं ना कहीं ये भी तो व्हेन का रिप्लाई नहीं है? ये भी तो व्हेन का रिप्लाई है ना, कि वे लोग कब रेस्ट करते थे? जब शाम ढलती थी तब, जब शाम आती थी तब, ठीक है। तो जो भी व्हेन का रिप्लाई हो या टाइम के बारे में इंडिकेशन दे, टाइम के बारे में बताए, वे क्या होते हैं? एडवर्ब होते हैं। तो क्लाउज तो है, लेकिन कैसा क्लाउज है? एडवर्ब क्लाउज है। क्यों एडवर्ब क्लाउज है? क्योंकि ये व्हेन का रिप्लाई है। बात समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत? सर कैन यू प्लीज टेल मी विच बुक शुड बी फॉलो फॉर प्रैक्टिस? ठीक है, हाँ, अमर सिंह, गुड इवनिंग, हैप्पी दिवाली। चलिए अब तो भाई हम लोग साल में 2-2 बार दिवाली मनाएंगे, है ना? ठीक है, सभी को जय श्री राम। चलिए समझ में आ गया ना? हाँ, तो एडवर्ब क्लाउज हम इसे कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे हम एडजेक्टिव क्लाउज के बारे में। तो कौन सा बुक हमें फॉलो करना चाहिए? देखो हम ये बात हम तभी बता पाएंगे कि कौन सा बुक फॉलो करना चाहिए, पहले मुझे आपका गोल पता होना चाहिए, आपका टारगेट पता होना चाहिए, आप किस एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, ठीक है। उसी के हिसाब से हम बुक के बारे में बताएंगे आपको। अब बात करेंगे एडजेक्टिव क्लाउज के बारे में। तो एडजेक्टिव क्लाउज, भाई क्लाउज तो आप जानते हैं क्लाउज होता है क्या, और एडजेक्टिव हम किसे कहते हैं? एडजेक्टिव हम वैसे वर्ड को कहते हैं या वैसे चीज को कहते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करे, या नाउन या प्रोनाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे। जो नाउन की विशेषता बताता है उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं, और जो वर्ब की विशेषता बताता है उसे एडवर्ब कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एडजेक्टिव वाला बात समझ लेते हैं। जैसे हमने लिखा स्टूडेंट्स, भैया क्या हमने लिखा? स्टूडेंट्स लिखा। स्टूडेंट्स क्या है? स्टूडेंट्स जो है ना, स्टूडेंट्स अपने आप में क्या है? नाउन है। स्टूडेंट्स क्या है? नाउन है। स्टूडेंट्स क्या है? स्टूडेंट्स नाउन है। क्या इस नाउन के बारे में हमने कुछ और एक्स्ट्रा जानकारी दिया? नहीं दिया, ठीक है। चलो अब देते हैं कुछ एक्स्ट्रा जानकारी। हमने लिख दिया यहां पर
इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स। अब मुझे बताना, अब इंटेलिजेंट किसकी विशेषता? स्टूडेंट्स की विशेषता, यानी नाउन की विशेषता। ये इंटेलिजेंट वर्ड एक नया मीनिंग जोड़ने का काम किया। किस में जोड़ने का काम किया भाई? नाउन में जोड़ने का काम किया। ठीक है, तो जो भी वर्ड किसी नाउन या नाउन इक्विवेलेंट में, नाउन इक्विवेलेंट जैसे प्रोनाउन या कुछ और भी चीज जो नाउन की तरह काम कर सकता है, जो उसमें नया मीनिंग जोड़ने का काम करे, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो इंटेलिजेंट क्या है? इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है। बात समझ में आया? सर आई एम फ्रॉम हैदराबाद। ओके, आई एम बिग फैन ऑफ योर टीचिंग मेथड्स, थैंक यू। सर फर्स्ट ग्रेड के लिए कौन सा बुक फॉलो करें? फर्स्ट ग्रेड मतलब टीचिंग एग्जाम के बारे में पूछ रहे हो क्या? ठीक है, तो मैंने ट्रिक आपको क्या बताया एडजेक्टिव पता करने के लिए? देखो, इससे पहले मैंने आपको बताया कि किस ट्रिक से आप एडवर्ब को पता कर सकते हैं। उसके लिए क्वेश्चन करना है व्हेन का, वेयर का, हाउ का, व्हाई का। भाई एडजेक्टिव पता करने के लिए क्या क्वेश्चन करना है? इसके लिए बस क्वेश्चन यही करना है, व्हाट काइंड ऑफ। इसके लिए क्वेश्चन करना है व्हाट काइंड ऑफ, बस व्हाट काइंड ऑफ का क्वेश्चन करना है। जो भी व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई होगा ना, वो एडजेक्टिव होगा। बस इतना दिमाग मत लगाओ, ठीक है? जैसे स्टूडेंट्स, हमने बोला स्टूडेंट्स, आप क्वेश्चन करो व्हाट काइंड ऑफ स्टूडेंट्स, किस तरह के स्टूडेंट्स? तो भैया इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स। कैसा स्टूडेंट्स? इंटेलिजेंट स्टूडेंट। तो इंटेलिजेंट जो है ना, ये व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई है, तो एडजेक्टिव है। ठीक है, टीचर फर्स्ट ग्रेड। देखो, तो मैं बताता हूँ, टीचिंग एग्जाम के अगर के बारे में बात कर रहे हो ना, और खास करके ग्रामर लैंग्वेज पार्ट की बात कर रहे हो, ग्रामर की बात कर रहे हो, तो रेनन मार्टिन का जो बुक है ना, वो बेस्ट बुक है, आप उसको फॉलो कीजिए। ठीक है, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगर तमीज़ से जितने भी मैंने वीडियो बनाया है, ये सारा आप देख लिए बढ़िया से। और एक्सरसाइज के लिए आप रेनन मार्टिन का बुक खरीद लेना, लाल किताब, बहुत सारे एक्सरसाइज दिया हुआ है, आप बुक से एक्सरसाइज कर लेना। इससे ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है टीचिंग एग्जाम के लिए। ठीक है, मोर देन इनफ है। हाँ, तो ये तो हमने समझाया कि एडजेक्टिव क्या होता है। ठीक है, अब हम लोग सीधे क्लाउज पे बात करते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहां पर हम जितना भी एग्जाम्पल लेंगे उसमें एक फ्रेज वाला भी एग्जाम्पल लेंगे, क्योंकि फ्रेज और क्लाउज को हम लोग क्लाउज को समझेंगे और साथ ही साथ क्लाउज को फ्रेज से कंपेयर करते हुए भी चलेंगे, ताकि दोनों के बीच में कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। क्योंकि बहुत बार कभी कभी लोग जो है ना, फ्रेज को भी क्लाउज समझ लेते हैं, क्योंकि दोनों में सिमिलैरिटी क्या होती है कि दोनों ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। ठीक है, लेकिन ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो जाने से कोई क्लाउज नहीं हो जाएगा, उसमें अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट भी होना चाहिए, तभी वो क्लाउज होगा। ठीक है, चलिए अब जैसे देखो, यहां पर एग्जाम्पल है, ही मेट अ गर्ल विथ ब्लू आईज। हैव यू एवर मेट अ गर्ल विथ ब्लू आईज? ओके, तो देखो यहां पर उसने एक लड़की से मिला। ये गर्ल क्या है? ये गर्ल नाउन है, हाँ कि ना? हाँ कि ना? अब क्वेश्चन करो ना भाई, क्वेश्चन करो व्हाट काइंड ऑफ, व्हाट काइंड ऑफ, क्या व्हाट काइंड ऑफ? व्हाट काइंड ऑफ गर्ल, व्हाट काइंड ऑफ गर्ल? वह एक लड़की से मिला। भाई किस तरह के लड़की से मिला? व्हाट काइंड ऑफ गर्ल, किस तरह के लड़की से मिला? वो विथ ब्लू आईज, ऐसा लड़की से मिला जिसकी आंखें नीली थी। क्या बात है, जिसकी आंखें क्या थी? नीली थी। तो व्हाट काइंड ऑफ जब बोले तो पता चला विथ ब्लू आईज, यानी कि ये किसको मॉडिफाई कर रहा है? इस गर्ल को मॉडिफाई कर रहा है। ठीक है, ये किसका काइंड बता रहा है? गर्ल का ही तो काइंड बता रहा है। तो मतलब क्या है? ये एडजेक्टिव है, जो भी नाउन का विशेषता बताए, नाउन के बारे में एक्स्ट्रा मीनिंग जोड़ने का काम करे, नाउन को मॉडिफाई करे, उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। और दूसरी बात भाई, एडजेक्टिव तो एक सिंगल वर्ड का भी तो हो सकता है। यहां देखो 3 वर्ड है, विथ ब्लू आईज, यानी ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। अब पता करो, ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है, लेकिन कहीं ये क्लाउज तो नहीं है ना? ना सर, क्लाउज नहीं हो सकता। क्लाउज होगा तो सब्जेक्ट भी होना चाहिए, वर्ब भी होना चाहिए,
सर इसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है, मतलब ये क्लाउज नहीं है, तो क्या है? ये फ्रेज है। ये क्या है? ये फ्रेज है। क्या है? फिर से बोलना। आप लोग बोलते नहीं हो ना, आप लोग बोलिए, मैं आपके बातों को सुन सकता हूं मन से। ठीक है, 65 वीडियोस देख चुके हैं, वाह, 65 वीडियोस देख चुके हैं। और मुझे बताइए कितने वीडियोस में आपने लाइक और कमेंट किया और कितने लोगों को शेयर किया? नहीं नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। आप लोग बहुत कंजूस हैं, बहुत कंजूस है। जिसमें पैसा नहीं लगता ना, वो भी चीज़ आप लोग मतलब नहीं करते हैं, तो थोड़ा सा दिल से बुरा लगता है ना। हाँ सर, प्रैक्टिस बैच स्टार्ट कीजिए, पेड वाला। नहीं भाई, गलती से एक बार मैंने पैसा का बात बोल दिया था, गलती से, कि मेरा ज्वाइन बटन इनेबल हो चुका है। आपको बस मेंबरशिप के लिए 159 लगाना है, ठीक है? पता है, 2 सेकंड भी नहीं लगा, ऐसे ऐसे कमेंट आने लगे ना कि सर आप भी कमाने वाला बुद्धि लगा दिए। सोचो, पैसा का नाम ही नहीं ले सकते हो आप लोग आज के डेट में, पैसा का नाम नहीं ले सकते हो आप लोग। ये बोर्ड जिसमें मैं लिख रहा हूं ना, ये हमको फ्री में मिला है, खैरात में मिला है। ये जो कैमरा लगा हुआ है ना, हमको फ्री में मिला हुआ है। हम जिंदा जो है ना, फ्री में हमको खाना पीना मिलता है, ठीक है? इसलिए पैसा का बात नहीं कर सकते आप। मुझे लगा कि भाई हमने क्या बोल दिया, मैंने गलत किया बोल करके 159 का। और ये भी कोई मेंबरशिप लेना कोई मैंडेटरी नहीं है, बस मैंने इसके बारे में बताया कि ये भी चीज़ होता है। इसको लेने से बस एक फ़ायदा ये होगा ना कि कभी भी कोई डाउट रहेगा तो आप डायरेक्टली कॉल करके हमसे अपने डाउट को फिक्स करवा सकते हो, ठीक है? और दिस इज़ नॉट मैंडेटरी, आप चाहो तो लो, अगर आप विश करते हो तो लो, नहीं लो। ऐसा थोड़े कि आप 159 का मेंबरशिप नहीं लोगे तो आपको वीडियो नहीं मिलेगा। लेकिन इससे पता चलता है कि हम तो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, लेकिन आप क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? ना लाइक करना है, ना शेयर करना है, ना कमेंट करना है। बस हमारा काम बन गया, हो गया, हमारा काम बनता, भाड़ में जाए जनता। बस इसी पॉलिसी पे काम करते हैं। तो कभी कभी मूड ऑफ हो जाता, छोड़ता है यार, देखा अभी मैंने 1 सप्ताह से लगातार गैप ले लिया, छोड़ो यार क्या वीडियो बनेंगे। जब हमारे सब्सक्राइबर्स हमारे कट्टर फॉलोवर्स नहीं हैं, बस दिक्कत यही है, फॉलोवर तो है लेकिन अपना काम निकालने वाले फॉलोवर है। मुझे अंधभक्त वाला फैन चाहिए। अंधभक्त वाला फैन कहाँ से मिलेगा मुझे ये बताइए, ठीक है? और अंधभक्त वाले फैन पता है कहाँ मिलते हैं? जहाँ झूठ बोले जाते हैं, वहाँ अंधभक्तों वाले फैन ज़्यादा मिलते हैं। हमारे पास उतने एक्टिव फॉलोवर्स नहीं है, मतलब जो कि हमारे कॉल पे कोई काम करे, कोई एक्शन ले, नहीं करते हैं। देखो, तो ये गर्ल जो है ना, ये नाउन है और ये फ्रेज है, लेकिन ये चूंकि एडजेक्टिव का काम कर रहा है ना, चूंकि ये नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, तो ये एडजेक्टिव भी है। और एडजेक्टिव किस फॉर्म में है भाई? एडजेक्टिव फ्रेज के फॉर्म में, एडजेक्टिव फ्रेज के फॉर्म में, ठीक है? एडजेक्टिव फ्रेज के फॉर्म में। बात समझ में आ गया? तो फ्रेज वाला एग्जांपल सबसे पहले हम ले रहे हैं, उसके बाद हम क्लाउज वाला एग्जांपल लेंगे ताकि चीजों को आप समझो और दोनों में कंपेयर कर पाओ, ठीक है? चलो आइए, अब देखो इसी सेंटेंस को दूसरे तरीके से लिखा गया। ही मेट अ गर्ल, फिर से वो एक लड़की से मिल लिया भाई, बार बार उस लड़की से मिल रहा है ना? अब क्वेश्चन फिर से करो, क्या क्वेश्चन करो कि वह लड़की से मिला, किस तरह के लड़की से? व्हाट काइंड ऑफ गर्ल? किस तरह के लड़की से मिला वो? व्हाट काइंड ऑफ गर्ल? तो पता है इसका रिप्लाई क्या मिलेगा? हुज आईज वर ब्लू, जिसके आंखें नीली थी, ठीक है? अब ये पूरा का पूरा चीज जो है ना, इस गर्ल को मॉडिफाई किया, यानी कि नाउन को मॉडिफाई किया। और एक तरह से ये पूरा का पूरा चीज जो है ना, ये व्हाट काइंड ऑफ गर्ल का रिप्लाई भी है, ठीक है? यानी गर्ल के काइंड बता रहा है, यानी नाउन की विशेषता बता रहा है। अब देखो, ये जिसको मैंने लाल घेरे में रखा है ना, ये पूरा के पूरा देखो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। तो क्या ये फ्रेज है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो भाई फ्रेज भी होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो सेंटेंस भी होता है, लेकिन क्या ये फ्रेज है या क्लाउज है? सर अगर ग्रुप ऑफ वर्ड्स है और उसके अंदर उसका सब्जेक्ट भी है, अपना सब्जेक्ट भी और अपना प्रेडिकेट भी है, तो इसका मतलब है कि वो फ्रेज नहीं है, वो क्लाउज है। देखो यहां पर हुज आईज, आईज देखो सब्जेक्ट है और वर यहां पर वर्ब भी है, तो सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी, यानी अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट भी है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है, ये है, इसके अंदर इसका सब्जेक्ट भी इसका प्रेडिकेट भी है,
यानी कि जिसका भी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हो वो अपने आप में सेंटेंस है, और अगर वो सेंटेंस किसी सेंटेंस के अंदर मिले तो वो क्लाउज है। तो ये सेंटेंस के अंदर मिला है तो ये क्लाउज है। और काम क्या कर रहा है, ये इस नाउन की गर्ल की विशेषता बता रहा है। तो जो भी वर्ड या जो भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स नाउन की विशेषता बताने का काम करे वो एडजेक्टिव होता है। तो हम कह सकते हैं कि ये एडजेक्टिव है। फंक्शन कैसा कर रहा है, फंक्शन कर रहा है एडजेक्टिव। और किस रूप में कर रहा है, फ्रेज के रूप में नहीं कर रहा है, ये क्लाउज के रूप में कर रहा है, ये क्लाउज के रूप में कर रहा है। ठीक है, I find some changes in my English uses as well as right. Okay, thank you. चलो भाई, हमारा तो यही मकसद है कि फ़ायदा आपको होना चाहिए। जो कुछ भी हम बताएं उससे फ़ायदा आपको होना चाहिए, अल्टीमेटली आपको फ़ायदा होना चाहिए। बस मेरा फ़ायदा हो चाहे ना हो, लेकिन आपका होना चाहिए। ठीक, हम तो पेड़ की तरह है। पेड़ को कभी फ़ायदा करता है इंसान, पेड़ को फ़ायदा नहीं करता है, उसी पेड़ को काटता है। जबकि वही पेड़ जो है ना, इंसानों को शेड देने का काम करता है, पक्षियों को मतलब घर बनाने के लिए देता है, और वही पेड़ हमें हमारी वायु को क्या करता है, प्यूरिफाई करता है। ठीक है, हमारे इकोसिस्टम को बनाए रखता है, एनवायरनमेंट को बनाए रखता है, और हम लोग उसी पेड़ को फिर काटते हैं। लेकिन फिर भी वो पेड़ हर तरह के मौसम में खड़े रहता है, अपने लिए कभी नहीं सोचता है वो, चाहे धूप हो, चाहे बरसात हो, चाहे जो हो। वही पेड़ हम भी हैं। आप कुछ करो या ना करो, लेकिन हम अपना काम करते रहेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? हाँ, देखो अब नाउन क्लाउज के बारे में बात करेंगे। नाउन क्लाउज ये तीसरा टाइप है, ये तीसरा टाइप है, ये तीसरा टाइप है। तो पहले तो हम फ्रेज से कंपेयर करेंगे। देखो आई एक्सपेक्ट, लेकिन यहां बात क्या हो रहा है, नाउन क्लाउज का। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि नाउन हम किसे कहते हैं। भाई नाउन जो है ना, जिससे हमें नाम के बारे में पता चले, जिससे किसी चीज का नाम, किसी व्यक्ति या किसी वस्तु के नाम के बारे में पता चले, वो नाउन होता है। सर ये सब डेफिनेशन तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ऑल द नेमिंग वर्ड्स आर नाउन्स। लेकिन सर जब सेंटेंस में पता करना होता है कि नाउन कौन है, तो कंफ्यूज हो जाते हैं, चाहे कितना भी हम डेफिनेशन क्यों ना पढ़ ले सर। लेकिन मेन जब एक्सरसाइज बनाते हैं तो ससुरा तब समझ ही में नहीं आता है कि इसमें नाउन कौन है। तो ट्रिक जान लीजिए, मैं इसके लिए ट्रिक बताता हूं। देखो, आपको केवल क्वेश्चन करना है व्हाट का, आपको क्वेश्चन करना है व्हाट का। जो व्हाट का रिप्लाई दे वो नाउन। हालांकि और भी क्वेश्चन वर्ड है, हम हु से भी नाउन पता करते हैं, हम होम से भी नाउन पता करते हैं, लेकिन यहां पर केवल आप व्हाट याद रखना। जो व्हाट का रिप्लाई देगा ना, वो नाउन होगा बस। और इसी वर्ड से आप नाउन क्लाउज को भी पता कर सकते हो, इसी वर्ड से आप नाउन क्लाउज का भी पता कर सकते हो। जैसे देखो, हाँ, जैसे अलग से मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, आई एक्सपेक्ट, आई एक्सपेक्ट, आई एक्सपेक्ट अ प्राइज, आई एक्सपेक्ट अ प्राइज। मैं एक्सपेक्ट करता हूं, मैं एक्सपेक्ट करता हूं, मैं किस चीज का एक्सपेक्ट करता हूं, मैं क्या एक्सपेक्ट करता हूं। क्वेश्चन करो, मैं क्या एक्सपेक्ट करता हूं, व्हाट डू आई एक्सपेक्ट। ठीक है, मैं क्या एक्सपेक्ट करता हूं। तो जैसे आप व्हाट का क्वेश्चन लगाओगे ना, तो आपको रिप्लाई में मिलेगा क्या, प्राइज। तो ये जो प्राइज है ना, ये व्हाट का रिप्लाई है, मतलब ये नाउन है। प्राइज क्या है, ये नाउन है, और ये सिंगल वर्ड का है, ये एक वर्ड का है। ठीक है, अब इसमें आ जाइए, यहां पे देखो आई सब्जेक्ट है और एक्सपेक्ट जो है वर्ब है। ठीक है, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं, मैं क्या एक्सपेक्ट करता हूं, टू गेट अ प्राइज, एक प्राइज पाना मैं एक्सपेक्ट करता हूं। तो अपने आप में ये जो पार्ट है ना, ये एक सिंगल वर्ड नहीं है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, और कहीं ना कहीं ये व्हाट का रिप्लाई दे रहा है, ये पूरा के पूरा व्हाट का रिप्लाई दे रहा है। तो अगर ये व्हाट का रिप्लाई दे रहा है, अगर ये व्हाट का रिप्लाई दे रहा है, तो मतलब ये क्या है, नाउन है। ये क्या है, नाउन है। जो व्हाट का रिप्लाई देगा वो नाउन होगा। और किस फॉर्म में है, ये किस फॉर्म में है, तो ये फ्रेज के फॉर्म में। तो हम इसे क्या कहेंगे, इसको हम नाउन फ्रेज कहेंगे, इसको हम नाउन फ्रेज कहेंगे। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात है ना कि जो ऑब्जेक्ट का जगह पे आता है वो भी क्या होता है, नाउन होता है। आई सब्जेक्ट है, एक्सपेक्ट वर्ब है, और ये पूरा का पूरा चीज कहाँ आ रहा है, ऑब्जेक्ट का जगह पे आ रहा है। तो क्या का रिप्लाई दे और वो ऑब्जेक्ट के जगह पे आए, तो पक्का क्या है, नाउन है। चाहे वो एक वर्ड का हो, चाहे एक से ज्यादा वर्ड का हो। एक वर्ड का है तो वो
बस एक ही वर्ड का चीज है, वो नाउन है। लेकिन अगर एक से ज्यादा वर्ड का है तो वो फ्रेज भी हो सकता है, वो क्लाउज भी हो सकता है। ठीक है। हाँ, अरे ये सब काम नहीं करता है कि अ नाउन इज नेम, ठीक है, इन द वर्ल्ड, ये सब चीज जो है ना बस सुनने में अच्छा लगता है। स्कूल में पता कैसे पढ़ाया गया था? अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, एनिमल, प्लेस, etc। इतना बढ़िया सा रटवाया गया ना कि आज भी याद है कि नाउन का डेफिनेशन क्या होता है। लेकिन पता है मजा कब आता है? जब आपको सेंटेंस मिल जाएगा और बोलेगा फाइंड आउट, इसमें फाइंड आउट कीजिए कि सेंटेंस में नाउन कौन है, तब आपको पता ही नहीं चलेगा। तो फिर ये डेफिनेशन पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है। अभी हाल में देखो सीटेट का भी एग्जाम हुआ। सीटेट में पार्ट्स ऑफ स्पीच के आइडेंटिफिकेशन से क्वेश्चन आया था, बहुत लोग नहीं पहचान पाया कि इसमें नाउन कौन है, प्रीपोजिशन कौन है। तो डेफिनेशन अपने जगह पे सही है, प्रैक्टिकली वो जब तक ट्रिक नहीं लगा होगा ना तब तक समझ में नहीं आएगा। ठीक है। तो चलिए पहले फ्रेज बता दिए ताकि आप इसको क्लाउज से कंपेयर कर पाओ। देखो, आई सब्जेक्ट, ये वर्ब, आई एक्सपेक्ट, मैं एक्सपेक्ट करता हूं। भाई क्या एक्सपेक्ट करता हूं? मैं क्या एक्सपेक्ट करता हूं? दैट आई शैल गेट अ प्राइज। अब ये पूरा के पूरा जो पार्ट है ना, ये पूरा के पूरा पार्ट जो है ना, ये व्हाट का रिप्लाई है। अरे भाई व्हाट डू आई एक्सपेक्ट? आई एक्सपेक्ट दैट आई शैल गेट अ प्राइज। बट क्वेश्चन करो ना कि व्हाट डू आई एक्सपेक्ट, तो आई एक्सपेक्ट दैट आई शैल गेट अ प्राइज। तो ये दैट आई शैल गेट अ प्राइज पूरा के पूरा व्हाट का रिप्लाई है। और अगर व्हाट का रिप्लाई है इसका मतलब है कि ये नाउन है। ये क्या है? नाउन है। ठीक है। और ये एक सिंगल वर्ड नहीं है, पूरा का पूरा ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। तो सर ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो फ्रेज भी हो सकता है, लेकिन ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो क्लाउज भी होता है ना। क्लाउज होने के लिए उसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट चाहिए। लो जी, मिल गया। आई सब्जेक्ट है और ये जो है ना शैल गेट जो वर्ब है ये प्रेडिकेट है। जिसमें सब्जेक्ट भी मिल गया, प्रेडिकेट भी मिल गया। जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मिलता है वो सेंटेंस होता है। और जो सेंटेंस सेंटेंस के अंदर हो उसे क्लाउज कहते हैं। तो ये सेंटेंस सेंटेंस के अंदर है तो इसे क्लाउज कहते हैं। और रिप्लाई किसका कर रहा है? व्हाट का रिप्लाई कर रहा है। व्हाट का रिप्लाई कर रहा है मतलब ये नाउन है। और किस फॉर्म में नाउन है? फ्रेज के फॉर्म में नाउन है या क्लाउज के फॉर्म में नाउन है? तो सर ये इसमें सब्जेक्ट भी और प्रेडिकेट है तो इसका मतलब ये क्लाउज के फॉर्म में नाउन। तो ये हो गया नाउन क्लाउज, ये हो गया नाउन क्लाउज। बात समझ में आ रही है? ये हो गया नाउन क्लाउज। ठीक है, समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो ये तीनों टाइप हो गया, ये तीनों टाइप क्लाउज का हो गया। अब आप एक्सरसाइज लगाना, आप बहुत आसानी से पहचान लोगे कि कौन इसमें। सबसे पहले तो पहचानोगे कि फ्रेज कौन है, इसमें क्लाउज कौन है। और दूसरी चीज आप पहचान लोगे कि नाउन क्लाउज कौन है, एडजेक्टिव क्लाउज कौन है और एडवर्ब क्लाउज कौन है। ठीक है। तो मैं ये तीनों टाइप का एक लास्ट में फिर से मैं ट्रिक बता देता हूं। फिर से ट्रिक बता देता हूं। अगर आपको एडवर्ब क्लाउज पता करना है, एक तो एडवर्ब क्लाउज, दूसरा एडजेक्टिव क्लाउज, और तीसरा नाउन क्लाउज। भाई पता करने का ट्रिक क्या है? पता करने का ट्रिक है एडवर्ब क्लाउज के लिए क्वेश्चन कर लेना व्हेन का, वेयर का, वाई का और हाउ का। और किसका? और हाउ का क्वेश्चन कर लेना, इसका क्वेश्चन कर लेना। ये चारों में से जिसका भी रिप्लाई आ जाए समझ लीजिए कि वो एडवर्ब क्लाउज है। एडजेक्टिव क्लाउज के लिए क्या क्वेश्चन करना है? इसके लिए क्वेश्चन करना व्हाट काइंड ऑफ, इसके लिए क्वेश्चन करना है व्हाट काइंड ऑफ, इसके लिए क्वेश्चन करना व्हाट काइंड ऑफ। और नाउन क्लाउज के लिए, नाउन क्लाउज के लिए क्या क्वेश्चन करना है? इसके लिए क्वेश्चन करना है व्हाट, इसके लिए क्वेश्चन करना है व्हाट। ठीक है, बस ये ट्रिक है और इस ट्रिक का इस्तेमाल करो, कभी दिक्कत नहीं होगा, आप बहुत आसानी से पहचान लोगे। ठीक है, और ये अल्टीमेट ट्रिक है, इसके आगे कोई ट्रिक काम नहीं करता है। कोई ट्रिक काम भी करेगा तो कहीं कहीं काम करेगा, कहीं कहीं फंस जाओगे, लेकिन ये यूनिवर्सल ट्रिक है, कहीं नहीं फंसोगे।
एक्सरसाइज लगा के तो देखो आप, ठीक है। पता है अगर मैं चाहूँ तो यही चैप्टर को मैं 15 से 20 मिनट में ख़त्म कर सकता हूँ, ठीक है। इवन 10 मिनट में भी ख़त्म कर सकता हूँ, इसमें इसमें है ये क्या, कुछ नहीं है। लेकिन पता है टोटल अभी तक कितने मिनट हो गया, 50 मिनट हो गया जी। ये सारा चीज़ को समझाने में 50 मिनट लग गया। पता है बाद में होगा कि अभी जितने लोग लाइव जुड़े हुए ना, ये सारा वीडियो तो देख लिए, लेकिन बाद में जब यही वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर रहेगा, जब दूसरे कोई विजिटर आएंगे ना, तो वो सबसे पहले ये नहीं देखेगा कि टॉपिक क्या है, सबसे पहले देखेगा कि इसका टाइमिंग क्या है। तो पता चलेगा भैया 50 मिनट का है, छोड़ो हटाओ यार, खोजो कहीं 5 मिनट का वीडियो है वही देख लेते हैं। क्यों, अपने पास तो टाइम ही नहीं है, क्या 50 मिनट का वीडियो देखेंगे, ठीक है। लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा है कि अंदर में हम बकवास नहीं किए हैं, बहुत काम का चीज़ बताए हैं, और किसी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए आराम आराम से एक्सप्लेन किए हैं, और अपना एग्जाम्पल लिए हैं। जितना एग्जाम्पल देंगे ना उतना अच्छे से समझ में आएगा। पढ़ तो रहे थे क्लाउज, लेकिन इसी के अंदर मैंने फ्रेज को भी फिर से समझा दिया, सेंटेंस को भी फिर से समझा दिया, और फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब भी समझा दिया। ये कहाँ मिलेगा, 5 मिनट के वीडियो में मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए हो गया क्लियर डाउट सभी को, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं बता दीजिए फटाफट, डाउट क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, फटाफट बताइए आप लोग। चलिए फिर हम भी चलेंगे, फिर बताइए फटाफट। जितने भी लोग जुड़े प्लीज बी एक्टिव, हमारे एक्टिव सब्सक्राइबर्स बनिए। चलिए फटाफट बताइए। हाँ थैंक यू सर, ओके मोस्ट वेलकम, गुड इवनिंग। वाह, जब क्लास खत्म हो रहा है तो अभी जुड़ रहा है, ठीक है। बाद में भी देख लीजिएगा वीडियो, है ना, वीडियो तो रहेगा ही, ऐसा तो नहीं है कि ये प्लेटफॉर्म से हट जाएगा, वीडियो रहेगा, ठीक है। चलिए क्लियर हो गया ना, बहुत बढ़िया। तो ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं आपसे अगले चैप्टर में, टिल देन बाय बाय।